सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, वहीं उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की है। सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कोर्ट स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तत्काल अंतरिम जमानत की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अंतरिम जमानत पर फिलहाल विचार नहीं करेंगे। सीएम केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। साथ ही उन्होंने कोर्ट से जमानत की भी गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने आने के बाद से देश भर में गुस्सा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा। डॉक्टर्स ने इस मामले में कई सवाल खड़े किए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, उसे सील किया जाना चाहिए। सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया? प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि सेमिनार हॉल खुला रखने के पीछे तर्क किया जा रहा है कि वहां रिपेयरिंग का काम होना था, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में होना था। सेमिनार हॉल के भीतर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। यह एक तरह की लापरवाही है। प्रदर्शनकारियों ने सेमिनार हॉल के सामने निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए इस कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया। लखनऊ के केजीएमयू के प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि बंगाल हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन इस अपराध के सबूत मिटा दिए गए हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। 12 साल बाद यानी कि साल 2036 तक भारत की आबादी 152 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। चीन को पछाड़कर भारत पहले ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यह आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से सोमवार को भारत में महिला एवं पुरुष 2023 जारी रिपोर्ट में सामने आए। इस रिपोर्ट में देश की आबादी के साथ ही सेक्स रेशियो और देश में आने वाले समय में महिलाओं की आबादी का भी जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट में सामने आया कि स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लिंगानुपात सेक्स रेशियो 2011 के प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं के स्तर से बढ़कर 2036 में प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा लैंगिक समानता में सकारात्मकता को दर्शाता है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2036 तक महिलाओं की आबादी 3% बढ़कर 48.8% हो जाएगी। 2011 की जनगणना में महिलाओं की आबादी 48.5% थी। रिपोर्ट के मुताबिक 15वें आम चुनाव 1999 तक 60% से भी कम महिला मतदाताओं ने भाग लिया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत उनसे 8% अधिक था। हालांकि 2014 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 65.6% हो गई और 2019 के चुनाव में यह बढ़कर 67.2% हो गई। पहली बार महिलाओं के लिए मतदान प्रतिशत थोड़ा अधिक था, जो महिलाओं में बढ़ती संरक्षता और राजनीतिक जागरूकता के प्रभाव को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव
का सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग आज दोपहर 12:30 बजे गृह सचिव अजय भल्ला के साथ आम बैठक करेगा। बैठक में तय होगा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव के इंतजाम हालत और संभावनाओं के लिए अनुकूल है या नहीं। इस बैठक के बाद भी निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में चुनावी कार्यक्रम तैयार करेगा। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की रिपोर्ट अनुकूल आने पर अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके इतर निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते 8 और 9 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर अपना काम पूरा कर लिया है। वह कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग में सुरक्षा और अन्य नजरिए से राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके ये सोचते हैं कि वह चुनाव को टाल सकते हैं तो मैं उन्हें साफ कहना चाहता हूं कि वह ऐसा नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से लौटे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज बुधवार से होने वाली पदयात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यह पदयात्रा राजधानी के विभिन्न स्थानों पर होनी थी। अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की यह पदयात्रा 14 अगस्त की बजाय 16 अगस्त से शुरू होगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऐसा स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों को लेकर दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर किया गया है। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने झंडा फहराने के विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा 15 अगस्त को चुनी हुई सरकार का कोई भी मंत्री झंडा फहराए, इससे दिल्ली की जनता का सम्मान होता है। आजादी का असली मतलब यही है कि चुने हुए लोग देश और राज्य चलाए, ना कि थोपे हुए लोग। उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति मामले में 17 महीने जेल में रहने के बाद शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया है। रिहा होने के बाद से वह इलेक्शन मोड पर है। इससे पहले सिसोदिया ने सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के विधायकों और पार्षदों से मुलाकात की थी। अब वह घर घर जाकर दिल्ली के लोगों से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा, देश को राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर ढकेला गया है। कांग्रेस ने सत्ता के लोभ भारत को ऐसा नासूर दे दिया है जो आज भी आतंकवाद के रूप में हमें दंश दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो 1947 में हुआ वही आज बांग्लादेश, पाकिस्तान में हो रहा है। बहन बेटियों के अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण भारत में कुछ उस पर चुप्पी साधे हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा जो 1947 में हुआ वही पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, भी बांग्लादेश में हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू सिख एक साथ काटे गए थे, आज भी वही आगजनी, लूटपाट, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उसी प्रकार की त्रासदी का आज भी दृश्य हो रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू आज बांग्लादेश के अंदर अपनी अस्तित्वता को बचाने के लिए गुजार लगा रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा आज भारत के अंदर सेक्युलर लोगों के मुंह बंद है, क्योंकि उनके अंदर भय है कि कमजोर लोगों के पक्ष में आवाज निकाली तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। उन्हें वोट बैंक की चिंता है, लेकिन इसकी मानवीय संवेदना मर चुकी है। इसकी मानवीय संवेदना मर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र टीवी 24। बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार। अब नागपुर में पहली बार डायनासोर, गॉडजिला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक, नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com।